गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। हम देखते हैं प्यारे बच्चों, जो लास्ट टाइम हमने जो किया था उसी से हम आगे बढ़ते हुए कुछ चीज़ें हैं वो करेंगे। तो एक टर्म आती है हमारी इसी में, जो जनन तंत्र है जो हम पढ़ रहे थे उसी में कुछ टर्म में आती है, छोटी छोटी टर्म में। आज उन सारी छोटी छोटी टर्मों को निपटा के अपना पूरा का पूरा जो रिप्रोडक्शन सिस्टम है वो कंप्लीट कर लेंगे। वैसे तो हम देखते हैं ये छोटी छोटी टर्में हैं, इनमें से क्वेश्चन है बहुत ही कम चांस रहते हैं कि इनसे यहाँ क्वेश्चन आए, लेकिन हम देख लेंगे इनको क्योंकि कई बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। ठीक है, तो देखते हैं हम पहला हमारा पॉइंट। देखो हम देखते हैं पहला पॉइंट। जय हिंद भाई सभी को। पहला पॉइंट हमारा, एक टर्म आती है एमिनो सेंटियसिस। क्या आती है? एमिनो सेनेटिसिस। जो एमिनो सेंटिसिस टर्म है उसमें क्या होता है, जो योनि से कुछ रासायनिक पदार्थ लिया जाता है। ठीक है, क्या लिया जाता है? योनि से कुछ रासायनिक पदार्थ लिया जाता है, उसको एमिनो फ्लूइड बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं? एमिनो फ्लूइड बोल देते हैं। एक टर्म आती है, क्योंकि हम आज वाली क्लास में टर्म ही पढ़ेंगे। एमिनो सिनेटिसिस एक टर्म आती है, और एमिनो सिनेटिसिस एक टर्म है इसी में एक फ्लूइड होता है जिसको हमने क्या बोला? एमिनियो फ्लूइड। फ्लूइड मीन्स क्या है? द्रव्य। ठीक है, द्रव्य। द्रव्य मीन्स क्या है? पदार्थ। ठीक है, जो फ्लूइड है, लेकिन ये लिक्विड भी हो सकता है, लिक्विड मतलब द्रव भी हो सकता है, तो इसको हम बोलते हैं एमिनो सेनेटेसिस। एमिनो सेनेटेसिस में एक रासायनिक पदार्थ लिया जाएगा और योनि के अंदर से लिया जाता है, और उसको ही फिर सोनोग्राफी की जाती है। क्या की जाती है? सोनोग्राफी। मतलब एक्सरे भी किया जाए तो उससे ये पता चल जाता है कि बच्चा है वो वो नर है या मादा है, मतलब लड़का है या लड़की है। तो यह टर्म है मोस्टली प्रयोग की जाती है, तो हम इसमें लिख लेंगे। और यह तो हम देखें तो बहुत ही खतरनाक है। इसी के माध्यम से वर्तमान में पता लगाया जा रहा है, जो सबसे ज्यादा जो वर्तमान में आजकल जो जिसका दुरुपयोग होता है, तो इसी टर्म का दुरुपयोग होता है। ठीक है, तो ये कहां से लिया जाता है? इस इसमें इसमें एक फ्लूइड द्रव्य योनि से लिया जाता है। योनि मीन्स क्या? वेजिना से। वेजिना से लिया जाता है, लिया जाता है। उस फ्लूइड को, उसको एमिनियो फ्लूइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एमिनियो फ्लूइड, फ्लूइड कहते हैं। इस फ्लूइड की, इसकी इसकी सोनोग्राफी के माध्यम से, सोनोग्राफी के माध्यम से, ग्राफी के माध्यम से, माध्यम से लिंग निर्धारण का पता लगाया जाता है। लिंग निर्धारण का पता लगाया जाता है, का पता लगाया जाता है। लिंग निर्धारण का पता लगाया जाता है। इसमें सोनोग्राफी में, सोनोग्राफी में, सोनोग्राफी में एक्सरे तकनीक का ही उपयोग होता है। ठीक है, सोनोग्राफी क्या है? सारी एक्सरे तकनीक प्रयोग होता है। और वर्तमान में, वर्तमान में एमिनियो सेटेसिस, सेंटेसिस, सेनेटेसिस
का ही दुरुपयोग हो रहा है, का ही दुरुपयोग हो रहा है। ठीक है, वर्तमान में जो दुरुपयोग हो रहा है तो इसी का ही हो रहा है। ठीक है, ये थी एक छोटी सी टर्म, कौन सी, एमिनियोसेनेटिसिस। कौन सी है, एमिनियोसेनेटिसिस। ठीक है, तो हम देखते हैं अगला ट्विंस क्या है। अगला टर्म क्या है हमारी, ट्विंस। ट्विंस मीन्स क्या है, जुड़वा। क्या है, जुड़वा। मैंने आपको बताया था कि जुड़वा है, वैसे तो हम देखें जुड़वे में भी बहुत सारी टर्म होती है। जैसे मैंने बताया था आपको जो पहले, जब कल वाली क्लास में मैंने बताया था कि एक तो होता है होमोजाइगस। क्या होता है, एक होमोजाइगस, एक होता है हेट्रोजाइगस। होमोजाइगस में क्या होता है, युग्मज, एक युग्मज है वो डिवाइड हो जाए। देखो दो टर्म होती है, एक तो होता है होमोजाइगस। ठीक है, होमोजाइगस यू है ये। ठीक है, होमोजाइगस। होमोजाइगस में मैंने क्या बताया था कि जो एक युग्मनज बनेगा, अंडाणु और शुक्राणु मिलकर एक युग्मनज बनाएंगे, तो वह युग्मनज विभाजित हो जाए। देखो मैंने बताया आपको, अंडाणु ले लिया, एक बना ही देता हूं यहां पर, अंडाणु लिया, और आप एक शुक्राणु होता है, वो आपस में मिलके अंडाणु ओवम और एक सप्रम जब आपस में मिलते हैं तो किसका निर्माण करते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं, जायगोट का, युग्मनज का निर्माण करते हैं, जायगोट का निर्माण करते हैं। अब इस जायगोट में यह जायगोट विभाजित हो जाए, इस तरह से विभाजित हो जाए, तो विभाजित होने पर तो जो ट्वीन बनेगा वही क्या होगा, होमोजाइगस बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, होमोजाइगस। होमोजाइगस की क्या खास बात है, जो जुड़वा बच्चा होगा जो पैदा होगा तो उसमें गुणसूत्र है बिल्कुल सेम होंगे, 100 का 100% सेम डीएनए होगा। एक ही युग्मनज से जब विभाजित हो, एक ही युग्मनज से जब विभाजित होगा तो 100 का 100% सेम डीएनए होगा। लेकिन इसमें यह रहता है चिपके रहने की संभावना रहती है, बच्चे के चिपके रहने की संभावना रहती है। यदि बच्चा नहीं चिपकता, तो जैसे एक बच्चा पूछ रहा था कल कि सर क्या इसमें जो बच्चा होगा यदि जुड़वा हो जाए तो उसमें प्लेसेंटा क्या अलग अलग होगा। जब जुड़वा बच्चा हो गया तो प्लेसेंटा है उनमें एक ही होता है। ठीक है, लेकिन उसके अंदर भी अलग अलग प्रकार होते हैं। कई बार ऐसा भी हुआ है कि उसके अंदर प्लेसेंटा है, अपरा है, वो अलग अलग होता है, कईयों में अलग अलग प्लेसेंटा भी होता है। ठीक है, लेकिन मोस्ट ऑफ जब चिपके रहेंगे तो उसमें प्लेसेंटा है एक बना दिया, एक ही होता है, एक के माध्यम से ही उसको भोजन दिया जाएगा। जो प्लेसेंटा काम किसका करता है, पोषण देने का काम करता है, ऑक्सीजन देने का काम करता है। वो एक तरह से लिक्विड पदार्थ होता है जो बच्चे के अंदर जाता रहता है प्लेसेंटा के माध्यम से। तो हम देखते हैं तो मोस्टली क्या रहता है, चिपके रहते हैं। लेकिन पूरा का पूरा यह भी क्रिटिकल सिचुएशन हुई है कई बार कि युग्मनज विभाजित हो गया हो और फिर उसके बाद में बच्चे जो डिवाइड हुए हो। लेकिन युग्मनज डिवाइड हुआ तो बच्चे अलग अलग हुए तो उसमें फिर डीएनए है वो डिफरेंट बन जाएगा। ठीक है, फिर उसको ये बोलेंगे पे कि देखो यहाँ पर बायोलॉजिकल टर्म है जबरदस्त है कि अब फिर तो उसको क्या बोल देंगे, हेट्रोजाइनस, हेट्रोजाइगस बोल देंगे। नहीं, हेट्रोजाइगस नहीं बोलेंगे। जब डीएनए यदि सेम हो जाए तो अब हम उसको हेट्रोजाइगस नहीं बोलेंगे, होमोजाइगस ही बोलेंगे। तो ठीक है, तो इसमें क्योंकि डीएनए के आधार पर हमने नाम दिया है होमोजाइगस। अब देखो मैंने क्या बोला है, एक ही युग्मनज से, एक ही युग्मनज, युग्मनज जायगोट विभाजित होता है, विभाजित, विभाजित होने पर, होने पर, होने पर जो जो जुड़वा संतान होगी, संतान होगी, उनके उनके 100%, 100%, 100 का 100% समान डीएनए होंगे, समान डीएनए होंगे। 100 का 100% क्या होंगे, समान डीएनए होंगे। ठीक है, इसमें इसमें दोनों जुड़वा बच्चों को, दोनों बच्चों के चिपके रहने की संभावना रहती है।
के चिपके रहने की संभावना रहती है, चिपके रहने की संभावना रहती। ठीक है, अब अगला देखो, दूसरा। दूसरे को हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस क्या है, देखो हेट्रोजाइगस है बिल्कुल इसका डिफरेंट है। आप देखो कई बार अंडाणु है, जो अंडाणु, दो ही अंडाणु हुए, उसमें क्या है, जैसे मैंने आपको इस तरह से एक डायग्राम बनाया था, ये अंडाणु है, ये अंडाणु है। जो शुक्राणु आए, जब शुक्राणु आए, ये शुक्राणु है, अलग कलर में मैंने शुक्राणु बना दिए। तो ये शुक्राणु आए, शुक्राणु तो लाखों में संख्या होती है शुक्राणु की, तो अलग अलग अंडाणु, अलग अलग शुक्राणुओं के साथ में मुलाकात हुई है, तब उस समय पर कौन सा शिशु पैदा हुआ, हेट्रोजाइगस होगा, हेट्रोजाइगस, हेट्रोजाइगस। यहां पर ऐसा नहीं हुआ है कि अंडाणु है वह एक ही हो, एक ही अंडाणु की बात नहीं है। यहां पर क्या है, वहां पर तो एक अंडाणु है, एक ही शुक्राणु है, तो सेम के सेम ही पेरेंट्स के गुण जाएंगे, तो नॉर्मल सी बात है, वहां पर डीएनए भी क्या होगा, सेम होगा। तो यहां पर हम देखते हैं तो अलग अलग युग्मनजों का निर्माण होगा, और अलग अलग युग्मनजों का निर्माण होगा तो डीएनए सेम नहीं होगा, सिंपल सी बात है। तो ये हम लिख सकते हैं यहां पर, इसमें दो अलग अलग युग्मनजों से, दो अलग अलग अंडाणु शुक्राणु मिलेंगे अलग अलग, नॉर्मल सी बात है। जो दो अलग अलग युग्मनज का निर्माण होगा, युग्मनज मीन्स क्या है, जायगोट, जायगोट का निर्माण होगा। इसमें दो अलग अलग युग्मनज का निर्माण होगा, और इसमें 100 डीएनए है, बस सीधा लिख दें हम, इसमें डीएनए है, समान नहीं रहते, 100% डीएनए समान नहीं रहते, मतलब कुछ समान होंगे डीएनए, लेकिन 100 का 100% समान नहीं रहते। ठीक है, वो कौन सा हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया। क्या हो गया, हेट्रोजाइगस हो गया। ठीक है, तो अब हेट्रोजाइगस के अंदर भी, जैसे मैं नॉर्मली है, जो मेरे मित्र है जो डॉक्टर है, उनसे मैं वैसे चर्चा भी करता रहता हूँ। तो वैसे आप देखो, मेरा इंटरेस्ट पूरा बायोलॉजी में रहा, और +2 तक है वो बायोलॉजी की, और +2 में पूरा जुनून था कि डॉक्टर बनेंगे। ठीक है, जो साथ वाले दोस्त है वो डॉक्टर बने, तो मैं बन नहीं पाया, बहुत सारे रीजन होते हैं, नहीं बन पाया। तो लेकिन बायोलॉजी में इंटरेस्ट रहता है, और इतने क्वेश्चन अराइज करता हूँ मैं, जो दोस्तों भी इस तरह से हो जाए, तो वहाँ पर यदि हम अंडाणु को इस रूप से रख दें, अंडाणु को उस रूप से रख दें, तो मतलब ये टेक्निक है जो जो टेस्ट ट्यूब बेबी की इन विवो फर्टिलाइजेशन में, जैसे एक टेक्निक होती है जीएफटी, और एक जेआईएफटी होता है, एक आईयूटी होता है, एक आईसीएसआई होता है। तो हम देखते हैं ये सारी तकनीकों के बारे में मैं डिस्कस करता रहता हूँ। तो वर्तमान में आप देखोगे इसके अंदर भी हेट्रोजाइगस के अंदर भी बहुत सारे टर्म है। इसके अंदर भी ऐसा होता है कि हेट्रोजाइगस के अंदर भी जो बच्चे हैं, बच्चों की शक्ल भी समान रहती है। हेट्रोजाइगस में भी ऐसा होता है, डीएनए बेशक समान ना हो, शक्ल भी समान होती है। फिर इसमें भी जो होमो हेट्रो, इसके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। इसमें ये भी होता है एक टर्म में, तो कि बच्चों की जो आंखों की पुतली है वो समान हो, फिंगरप्रिंट भी समान होते हैं।
तो इस रूप से ऐसे उसमें डीएनए समान, कईयों में इसी अलग अलग टर्म होती है, उसमें वो आपके पेपर के काम की नहीं है, ज़्यादा समय पे लगाएंगे नहीं। तो उसमें फिंगरप्रिंट भी समान होते हैं, शक्ल भी समान हो रहती है। मतलब एक भाई यदि अच्छी तरह से पढ़ ले तो दूसरा उसकी जगह पर एग्जाम दे, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से हो। तो ये कहोगे इसकी सर ये तो गलत काम है, दूसरे की जगह एग्जाम दे, ये तो गलत है, बिल्कुल गलत है। लेकिन प्रकृति ने उनको दिया है ऑफर, तो प्रकृति वो कर सकती है। बहुत सारे लोग वो ये तो है नहीं कि भी बहुत सारे होंगे, तो ये लाखों में कुछ एक इस तरह का बच्चा पैदा होता है। तो प्रकृति ने जब उनको दिया है कुछ, तो उसका बेनिफिट वो उठा सकते हैं। फिर उसके बाद में अगला देखते हैं हम, ये हो गया हमारा। इसके बाद में अगला देखते हैं, अगला क्या है। आपको मैंने एक बात बताई थी, एक तो इन विवो फर्टिलाइजेशन होता है, एक होता है इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। तो हम अब बात करेंगे इन विवो फर्टिलाइजेशन की। क्या बात करेंगे? इन विवो फर्टिलाइजेशन की। देखो इन विवो फर्टिलाइजेशन है वही आईवीएफ, ठीक है। मतलब इसमें फिर लेकिन क्या है, इसमें शरीर के अंदर, इसमें मैंने क्या बताया था, इसमें इसमें शरीर के अंदर निषेचन होता है, अंदर निषेचन होता है। फर्टिलाइजेशन कहाँ होगा? शरीर के अंदर होगा, शरीर के अंदर निषेचन फर्टिलाइजेशन होता है। भी शरीर के अंदर निषेचन हो गया तो वो आईवीएफ कैसे होगी? हाँ आईवीएफ है, उसमें एक तकनीक आती है, वो जिफ्ट बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जिफ्ट। जिफ्ट टेक्निक क्या है? उसको बोलते हैं गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर बोलते हैं उस टेक्निक को। क्या बोलते हैं उसको? जिफ्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जिफ्ट। तो हम देखें जो जिफ्ट है, जिफ्ट में क्या करते हैं, गैमेट का जो गैमेट बनता है, गैमेट कौन सा बनता है? जो युग्मनज है वो, उसको हम गैमेट बोल देते हैं, बायोलॉजी की भाषा में युग्मनज को बोल देते हैं गैमेट। इंट्रा फेलोपियन ट्यूब में फेलोपियन ट्रांसफर क्या होता है इसमें मास्टर जी जरा बताएंगे? हाँ अभी हम डिस्कस कर रहे हैं, इसी के बारे में हम बात करेंगे। इसका ये एक प्रकार है जो आजकल प्रचलित है। उसमें क्या है, उसमें शुक्राणु को महिला के फेलोपियन नलिका में, जो शुक्राणु होगा, शुक्राणु है जो महिला के फेलोपियन नलिका के अंदर डाल दिया जाएगा, और उसमें शुक्राणु अंडाणु आपस में मिल जाएंगे, ठीक है। तो देखो उसमें यह नहीं होता कि पुरुष है संभोग नहीं करता, उसमें क्या आता है, जो शुक्राणु है वो महिला की फेलोपियन ट्यूब में डाल दिया जाएगा। तो उस तकनीक को क्या बोला जाएगा? गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये क्या होता है फिर ये मतलब इस रूप से क्यों किया जाता है? देखो कई है जो पुरुष है जिनके अंदर जनन की क्रिया सही नहीं है, तो जनन की क्रिया नहीं है सही, तो उसमें क्या होगा, तो वह किसी से, जैसे आपने फिल्म देखी हो विकी डोनर, तो उसमें किसी अन्य पुरुष से शुक्राणु लेकर, तो अन्य पुरुष से शुक्राणु लिया जाएगा, शुक्राणु को महिला के फेलोपियन नलिका में डाल दिया जाएगा, और फेलोपियन नलिका है में डालने के बाद में शुक्राणु अंडाणु की मुलाकात वहाँ होगी, संलयन प्रक्रिया होगी। तो संलयन प्रक्रिया क्या बोली जाती है हमारी? फ्यूजन रिएक्शन बोली जाती है। फ्यूजन रिएक्शन होगी वहाँ पर, और फ्यूजन रिएक्शन बनने के बाद में फिर युग्मनज का निर्माण हो ही जाएगा। तो मतलब शुक्राणु बाहर से लिया जाएगा, लेकिन कहाँ हो गया? शरीर के अंदर निषेचन करवा दिया। इनको बोलते हैं इन विवो फर्टिलाइजेशन। ये किस में होता है? जो पुरुष है वो फादर नहीं बन सकते। कई बार वर्तमान में जैसे इंडियन आर्मी ये कहती है, इंडियन आर्मी के अंदर, इंडियन एयरफोर्स के अंदर ये बताया जाता है कि जो टेक्निक है, वर्तमान में कई डॉक्टर हैं उनको ये भी कहते हैं कि मानो कोई ड्यूटी है सियाचिन वगैरह में आए तो आप अपने सप्रम है वो डोनेट करके जा सकते हो। सप्रम है आप अपने स्टोर कर सकते हो, सरकार की तरफ से फैसिलिटी दी जाती है। यदि उनकी विधवा पत्नी है, वो उन्हीं का बच्चा है, मानो एक लड़की हो या एक लड़का हो, और आगे भी संतान लेना चाहती है, तो वो अपने हस्बैंड के जो सप्रम है उन्होंने सेव कर रखे, उन सप्रमों से वो माँ बन सकती है। लेकिन वर्तमान में आप देखो भारत में बहुत ही असंभव ये चीज़ें, कई लोग हैं मानो कर भी ले तो इस तरह से प्रयोग कर ले इस तकनीक का, लेकिन जीने नहीं देती दुनिया बहुत ही। और मैं तो ये कहता हूँ कि जब इस तरह की हो और इस तरह से यदि प्रयोग किया जाए तो कर लेना चाहिए, कोई उसमें दुनिया तो
इसी तरह से चलती रहती है। और दुनिया ये ऐसी भी है कि यदि आप बिल्कुल सही हो तो भी उंगली उठा देंगे, तो दुनिया का कुछ नहीं जाता। तो इस तरह से आप देखो वर्तमान में जो शहीद होता है जवान, तो उसमें खूब है फेसबुक पे, और ये बहुत ही बुरा हुआ, जय हिंद, वंदे मातरम, ये ऐसे कर दिया जवान ने, ऐसे कर दिया। लेकिन आप देखो, मैं तो ये कहता हूँ सच्ची श्रद्धांजलि कब होती है शहीद को, जब उसकी पत्नी को, उसकी वाइफ को, जो विधवा वाइफ है, उसको सम्मानजनक स्थिति में आपने समाज में रहने दिया, तो वो बहुत बड़ी बात है। तो लोग है सम्मानजनक स्थिति में जीने नहीं देते उसके, मतलब एक तरह से उसको इस रूप से एक ऐसी वीर गति की एक पत्नी है, इस तरह से उसको जीने और उस तरह से ही सम्मान दे। उस दिन तो सम्मान दे देंगे, 5 दिन दे देंगे, 13 दिन दे देंगे, 2 महीने दे देंगे, लेकिन 15 दिन के बाद में, 15 महीने के बाद में, या 2 साल के बाद में, उस समय पर उसके को इस निगाहों से देखा जाता है कि यह तो विधवा है। तो हम देखें तो यह तकनीक है उस तरह भी उपयोग की जा सकती है। सरकार ने बाकायदा है, इंडियन आर्मी ने, इंडियन एयरफोर्स ने इस तरह से उसका के बारे में टिप्पणी की थी, और बहुत सारा लेख भी उसके बारे में लिखा गया था। ठीक है, तो हम कहेंगे इसमें, इस तकनीक में, इसमें इसमें शुक्राणु को, इसमें शुक्राणु को, शुक्राणु मीन्स क्या, सप्रम, शुक्राणु को, सप्रम को महिला की फैलोपियन ट्यूब में रखा जाता है, फैलोपियन ट्यूब में रखा जाता है, जिससे वहां अंडाणु व शुक्राणु, जिससे वहां अंडाणु व शुक्राणु मिलकर युग्मनज का निर्माण करते हैं, ये तो शरीर के अंदर हो गया। एक तकनीक ऐसी भी होती है जो अंडाणु को भी बाहर निकाल लेंगे, अंडाणु को ही बाहर निकाल ले और सप्रम को इंजेक्ट कर दे उसके अंदर, बाहर ही टेस्ट ट्यूब बेबी, तो सप्रम को इंजेक्ट कर दे अंदर ही, बाहर कर दे इंजेक्ट, तो उस समय पर भी फिर है युग्मनज बनेगा, उसको फिर फेलोपियन ट्यूब में रख दे। तो इस तरह से एक तकनीक भी होती है, उसको फिर क्या बोला जाएगा, उसको बोला जाएगा इन विट्रो फर्टिलाइजेशन बोला जाएगा। क्या बोला जाए, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। वो शरीर के बाहर होगा, इसमें शरीर के अंदर निषेचन होता है। ठीक है, तो ये था हमारा कौन सा, इन विवो फर्टिलाइजेशन। इन विवो फर्टिलाइजेशन में एक यह तकनीक सबसे ज्यादा उपयोग होती है। वैसे बहुत सारी तकनीक उपयोग होती होगी, मैंने उसके बारे में देखा भी नहीं है कहीं पर, लेकिन ये तकनीक है वो सबसे ज्यादा उपयोग होती है और सबसे ज्यादा चर्चाओं में रहती है, इसलिए मैंने इसके बारे में डिस्कस कर लिया। अगला इन विट्रो फर्टिलाइजेशन। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन मैंने आपको कल बताया था, लाइजेशन, इनको बोलते हैं टेस्ट ट्यूब बेबी, ठीक है, टेस्ट ट्यूब बेबी। जो टेस्ट ट्यूब बेबी है इसके अंदर क्या होगा, बाहर ही निषेचन होगा। क्या होगा, बाहर निषेचन होगा। इन विट्रो ग्लास के अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर निषेचन होगा। इसमें भी बहुत सारी तकनीक प्रयोग की जाती है, तो जो सबसे ज्यादा जो तकनीक प्रयोग की जाती है वो ICSI प्रयोग की जाती है। दूसरे नंबर पर जो प्रयोग की जाती है वो प्रयोग की जाती है, जैसे आपने जिफ्ट पढ़ा था, एक ZIFT होता है, जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर। युग्मनज को फेलोपियन ट्यूब जो बाहरी टेस्ट ट्यूब में मिला के और फिर अंदर ट्रांसफर कर देंगे। उसको जो गैमेट था वो तो क्या था, हमारा अंदर था, और इसके अंदर क्या बोल दिया जाता है, बाहर बोल दिया जाता है। इसको बोलते हैं हम, पहले नंबर पर हम देख लें जिफ्ट, बस वही है जो टेक्निक है ना जो हमने देखी थी। इसमें क्या बोल देते हैं, जायगोट बोल देते हैं, एक टर्म प्रयोग कर ली जायगोट। इसमें वही है, बिल्कुल सेम का सेम है, इंट्रा फेलोपियन ट्यूब और ट्रांसफर। इसमें क्या होगा, अंडाणु व शुक्राणु, देखो
मैंने जो पहले बताया था टेस्ट ट्यूब बेबी में, इसी में वही है ये तकनीक। अंडाणु व शुक्राणु, अंडाणु व शुक्राणु की मुलाकात बाहर करवा के, शुक्राणु की मुलाकात बाहर करवा के को टेस्ट ट्यूब में मिलाकर, को टेस्ट ट्यूब में मिलाकर, को टेस्ट ट्यूब में मिलाकर मिलाकर युग्मनज का निर्माण करके, मतलब क्या बना देंगे, युग्मनज बना देंगे, जायगोट बना देंगे। देखो जायगोट, जायगोट है, देखो इसको हिंदी में भी लिख सकते हो आप। कभी ये सोचो कि मास्टर इंग्लिश पढ़ा रहा है जो हिंदी मीडियम वाले बच्चे हैं, ये जायगोट इंट्रा, भाई यही है इंट्रा फेलोपियन, इंग्लिश हिंदी में इसका कोई और नाम नहीं है, फेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है, ट्रांसफर यही है, ठीक है। युग्मनज, अंडाणु और शुक्राणु को टेस्ट ट्यूब में मिलाकर युग्मनज को फेलोपियन ट्यूब में रखा जाता है, फेलोपियन ट्यूब में रखा जाता है। युग्मनज का निर्माण कहाँ होता है, बाहर होता है, ठीक है, ये ध्यान रखोगे। इसमें युग्मनज का निर्माण, इसमें युग्मनज का निर्माण, युग्मनज का निर्माण कहाँ हुआ है, बाहर हुआ है। युग्मनज का निर्माण शरीर के बाहर हुआ है, शरीर के बाहर हुआ है, शरीर के बाहर हुआ है। शरीर के बाहर हुआ है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जो दूसरी तकनीक है मैंने बताई थी आपको, ICSI बोली जाती है। ICSI क्या है? ICSI, ICSI को हम बोलते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। मतलब क्या होगा इसमें, इसको बोला जाता है इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। देखो इंट्रा साइटोप्लाज्म स्पर्म इंजेक्शन, स्पर्म का क्या लगाया जाएगा, इंजेक्शन लगाया जाएगा। तो स्पर्म का इंजेक्शन है जो लगाया जाएगा वो बाहर ही लगाया जाएगा, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। स्पर्म मीन्स क्या है, शुक्राणु। स्पर्म मीन्स क्या है, शुक्राणु। इंजेक्शन का मतलब इंजेक्शन, इंजेक्शन का मतलब इंजेक्शन। साइटोप्लाज्म क्या होता है हमारा, साइटोप्लाज्म होता है जो हमारी कोई भी कोशिका होती है, कोई भी सेल जो होती है उसका जो जीव द्रव्य होता है, जीव द्रव्य, ठीक है, वो होता है साइटोप्लाज्म, ठीक है। जीव द्रव्य होता है वो हमारा क्या होता है, साइटोप्लाज्म बोला जाता है, ठीक है। जीव द्रव्य, साइटोप्लाज्म को क्या बोलते हैं, जीव द्रव्य, ठीक है। तो हम देखते हैं इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। तो जो स्पर्म लिया जाएगा, जो स्पर्म लिया जाएगा, स्पर्म को जो अंडाणु होगा तो अंडाणु के अंदर इंजेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो यह मुख्य रूप से सबसे सफलता तकनीक यही बोली जाती है, सबसे सफल तकनीक यही है और यह सबसे प्रचलित है, यही बोली सबसे ज्यादा प्रचलित यही प्रयोग की जाती है। लेकिन कब होती है, जब पुरुष में जननिक समस्या आ जाए, पुरुष के अंदर ही है जननिक समस्या आ जाए तभी होती है। इसमें शुक्राणु को नीडल लेके, नीडल की सहायता से अंडाणु में डाला जाएगा और अंडाणु में डाला जाएगा तो शरीर के बाहरी युग्मनज का निर्माण कर लिया जाएगा और फिर मादा के, इसी तरह से मादा के फेलोपियन ट्यूब में रख दिया जाएगा। तो वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रचलित है यह पुरुषों के लिए, जो पुरुष है जो जननी क्रिया नहीं कर सकते उनके लिए है ये, ठीक है। तो यह थोड़ा रंग चेंज कर देते हैं, यह ऐसे पुरुषों के लिए है, ऐसे पुरुषों के लिए है, पुरुषों के लिए है, लिए है जो जननी क्रिया नहीं कर सकते, जो जननी क्रिया, जननी का मतलब क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के माध्यम से वो जनन में भाग नहीं ले सकते, जो जननिक क्रियाएं नहीं कर सकते। मतलब क्या हो गया, उसमें जो रिप्रोडक्शन, जो जनन है वो जनन करने में सफल नहीं है। मतलब या तो उसके स्पर्म काउंट कम है, जो स्पर्म काउंट कम है तो वह जनन नहीं कर सकता, ठीक है।
तो यह भी हो सकता है भाई सप्रम काउंट की संख्या बहुत ही कम है, तो सप्रम काउंट की संख्या कम होगी तो उसमें उसी के सप्रम के माध्यम से कर लिया जाएगा, या जिसमें सप्रम काउंट ज्यादा है तो वहां से सप्रम ले लिया जाएगा। ठीक है, तो यह ऐसे होता है। यह ऐसे पुरुषों के लिए जो जननी क्रिया नहीं कर सकते। इसमें यह सबसे प्रचलित है, यह सबसे प्रचलित है, यह सबसे प्रचलित है, वह सबसे सफल तकनीक है, सबसे प्रचलित है, वह सबसे सफल तकनीक है। सबसे सफल तकनीक है। ठीक है, तो यह ऐसे पुरुषों के लिए जो जननी क्रिया नहीं कर सकते, यह सबसे प्रचलित व सबसे सफल तकनीक है। और हम देखते हैं जो इसमें क्या होता है, इसमें शुक्राणु मीन्स क्या, सप्रम, शुक्राणु को अंडाणु में नीडल के माध्यम से, इंजेक्ट किया जाता है, इंजेक्ट मतलब उसमें डाल दिया जाता है, सीधी सी बात है, इंजेक्ट किया जाता है। यह शरीर के बाहर ही होता है। फिर इसमें क्या बनता है, फिर युग्मनज बनेगा, फिर उसके बाद में अंदर रख दिया जाएगा। वो सेम का सेम है, यह शरीर के बाहर होता है, क्योंकि इन विट्रो पढ़ रहे हैं हम, है ना। यह शरीर के बाहर होता है, शरीर के बाहर होता है। ठीक है, तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन विट्रो के अंदर बोलते हैं बस। ये था हमारा कौन सा, इन विट्रो और इन विवो फर्टिलाइज। ये लिख दो सेम का सेम जल्दी। वैसे तो एक तकनीक और होती है इसमें, वो आपको कोई ऐसा नहीं है कि भाई कोई उसमें अलग है, बिल्कुल ये सारी चीजें पता चल गई तो आपको पता चली जाएगी। IUT है बस, इंट्रा यूटेरिन बोला जाता है, इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। बस उसको बारे में जानने की कोई जरूरत नहीं, उसमें तो बस यही होता है। उसमें क्या है, कोशिका का अलग स्टेज ली जाती है, जो ब्लास्टो में स्टेज है वो ली जाती है, और उसको फिर यूट्रस के अंदर, गर्भाशय के अंदर सीधा रख दिया जाता है। मतलब बाहर ही उसमें फेलोपियन ट्यूब में रखने की कोई जरूरत नहीं है, इसलिए इसका नाम रख दिया इंट्रा यूटेरिन ट्रांसफर। ठीक है, तो इतना जानने की आपको कोई जरूरत नहीं है। हम आगे देख लेते हैं, ये लिख दिया होगा आपने, जायगोट इंट्रा फेलोपियन ट्रांसफर और इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन। अब इसके माध्यम से आपको थोड़ा सा ये सारा ध्यान में आ गया होगा कि कौन कौन सी तकनीक है वो भारत में चल रही है, और किस तरह से किसी को आप सलाह भी दे सकते हो। मतलब इस तरह से हो गया है कि आप के जो बायोलॉजी पढ़ने का हम ये बोलते हैं कि भारत के अंदर है, वो जो शिक्षा है सेक्स की शिक्षा देनी चाहिए। वो सेक्स की शिक्षा का मतलब क्या है, वो सेक्सुअल शिक्षा का मतलब यही है कि मतलब सारी नॉलेज होनी चाहिए उसमें, और कोई
वो बात ही नहीं, मतलब ये सारी अच्छी तरह से पढ़ानी चाहिए। जैसे 10वीं क्लास के अंदर हम नॉर्मली देखते हैं ये चैप्टर आते हैं, लेकिन पढ़ाते नहीं है टीचर्स। तो उसमें इसमें पढ़ाने में और एक नॉलेज देने में उसमें कोई वो है ही नहीं है, तो इसको पढ़ाना चाहिए अच्छी तरह से। और इसीलिए बोला जाता है कि भारत के अंदर ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए भी कौन कौन सी तकनीक है और कौन कौन सी। तो इनको बच्चा फिर कंपटीशन लाइन में जाता है तब होता है। और जो एग्जामिनर का दृष्टिकोण होता है, उसका एटीट्यूड होता है, उसका एटीट्यूड भी यही होता है कि इसके बारे में बच्चे को पता चले, इससे क्वेश्चन तभी पूछा जाता है। वरना तो क्वेश्चन पूछने का औचित्य क्या है? क्वेश्चन पूछने का औचित्य ये है कि आप यदि एक प्रतिभागी हो तो उसके बारे में ये भी पता होना चाहिए आपको। और यूपीएससी के बच्चों के लिए तो ये साइंस एंड टेक है सब्जेक्ट। यूपीएससी मतलब जो आईएएस के बच्चों के लिए है, जो तैयारी करते हैं जो बच्चे, उनके लिए तो ये एक सब्जेक्ट अलग से ही है। क्यों है? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं क्योंकि एक आप यूपीएससी आईएएस हो और उसमें ये तकनीक का आपको पता नहीं है, इसके बारे में नॉलेज नहीं है, तो फिर उसके लिए एक यूपीएससी को कोई डॉक्टर है आसानी से ये कह देगा कि सर ये था, ये टेक्निक थी, तो उसको ये पता ही नहीं चलेगा कि भी क्या क्या है। तो उसको ये तो अंदाज़ा होना चाहिए भाई डॉक्टर है कितनी झूठ बोलता है, क्या 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 है, तो ये तकनीक है, ये सारी उसको पता होना चाहिए। ठीक है, फिर एक और हम देखते हैं 3PCB, 3 पेरेंट्स चाइल्ड बेबी। ठीक है, 3PCB एक तकनीक और होती है 3PCB, 3 पेरेंट्स तकनीक नहीं बोल सकते हम, मतलब इसके अंदर 3 पेरेंट्स होते हैं, 3 पेरेंट्स चाइल्ड बेबी, मतलब किसी के 3 पेरेंट्स हो, किसी बेबी के क्या हो 3 पेरेंट्स हो, इसलिए उसको क्या बोलते हैं 3 पेरेंट्स चाइल्ड बेबी। यह जो होता है ये मुख्य रूप से ये उनके अंदर होता है, उन माता पिता के अंदर होता है, उन पेरेंट्स के अंदर होता है जिस मादा में, मोस्टली मादा में जो देखा गया है, तो जिस मादा के अंदर ले सिंड्रोम हो, क्या हो? ले सिंड्रोम हो। ले सिंड्रोम क्या होता है मास्टर जी, वो भी बताओ जरा। देखो ले सिंड्रोम जानना आपको भी जरूरी है। ले सिंड्रोम होता क्या है? ले सिंड्रोम ले सिंड्रोम में आपको ये जानना बहुत ही जरूरी है कि जैसे एक कोशिका होती है हमारी, क्या है? कोशिका है, उसके अंदर क्या होता है? नाभिक होता है, न्यूक्लियस होता है। क्या होता है? न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस होता है, नाभिक होता है, केंद्रक होता है जिसके अंदर। ठीक है, ये तो सभी को ज्ञात होगा। और जो कोशिका हो गई, कोशिका हो गई, उसके अंदर क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। नॉर्मल सी बात है, कोशिका अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। कोशिका अंदर क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया भी होता है। जो कोशिका का पावर हाउस है, जो कोशिका का क्या है? पावर हाउस, माइटोकॉन्ड्रिया। जो कोशिका का क्या है? पावर हाउस। अब कई माताओं में यह होता है कि किसी का माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ही कमजोर हो, और माइटोकॉन्ड्रिया होगा तो हम देखते हैं तो उसके लिए यह समस्या होती है कि वह जो उसकी सेल जो होती है, अंडाणु व शुक्राणु जो होता है, अंडाणु व शुक्राणु उसका कमजोर होगा, उसको ऊर्जा नहीं मिल पाएगी। तो क्योंकि अंडाणु व शुक्राणु हम देखते हैं उसके लिए ऊर्जा का होना जरूरी है। आप देखोगे जो पुरुष के अंदर है वो लाखों शुक्राणु निकलते हैं एक समय में। ठीक है, लाखों शुक्राणु निकलते हैं, तो लेकिन उसमें जो पार्टिसिपेट कौन करता है? जिसके अंदर ऊर्जा ज्यादा होती है वही जनन में पार्टिसिपेट, मतलब उसमें आपस में एक दौड़ लग जाती है, आपस में दौड़ लगती है। जो जिसमें ज्यादा एनर्जी होती है उसमें वह अंडाणु के साथ में वो मुलाकात कर पाता है। ठीक है, और कई ऐसे होते हैं जो शुक्राणु जो होते हैं उसके अंदर एनर्जी नहीं होती इतनी ज्यादा, और एनर्जी नहीं होगी तो वह अंडाणु के साथ में क्रिया नहीं कर पाता। तो पार्टिसिपेट तो एक अंडाणु के साथ में एक ही होता है, लाखों के साथ में तो एक पार्टिसिपेट करेगा आगे, तो एक पार्टिसिपेट करेगा तो उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ऊर्जा भी ज्यादा होनी चाहिए। तो जो मादा, हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं, जो जिन मादा में, आप समझना फिर ऊपर वाला भी आपको समझ में आ जाएगा। जिन मादा में, जिन जिन या जिस मादा कर देते हैं, जिस मादा में, जिस मादा में, जिस मादा में, मादा की के अंडाणु में करें, जिस मादा के अंडाणु, अंडाणु, अंडाणु मीन्स क्या है? ओवम। ठीक है, ओवम भी एक कोशिका है, ये ध्यान रखना, ओवम है एक कोशिका है। और जो सप्रम है वह भी एक कोशिका है। सप्रम तो छोटी होती है, सप्रम क्या है? छोटी होती है,
और अंडाणु बड़ी होती है, अंडाणु कोशिका बड़ी है, सप्रम से बड़ी होती है, ठीक है। तो जिस मादा के अंडाणु के माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर हो वह कोशिका को ऊर्जा नहीं दे पाता, उसी को लेह सिंड्रोम कहते हैं। क्या बोलते हैं प्यारे बच्चों? लेह सिंड्रोम कहते हैं, उसी को लेह सिंड्रोम कहते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? लेह सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। ये ध्यान में आ गया। जिस मादा के अंडाणु के माइटोकॉन्ड्रिया कमजोर है, वह कोशिका को ऊर्जा नहीं दे पाता, उसी को लेह सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। फिर हम देखते हैं 3 क्या है। अब इसी से समझ में आ जाएगा। इसमें क्या है, आपको सभी को ज्ञात है, ये अंडाणु है, ये शुक्राणु है। शुक्राणु छोटा होता है, ये ध्यान रखना। शुक्राणु है, सबसे छोटी कोशिका है ये शुक्राणु। ऊपर ही बनाना था। कभी ये सोचो कि न्यूक्लियस में मास्टर ने तीर खींच दिया, न्यूक्लियस ही शुक्राणु होता है, मतलब पूरा का पूरा शुक्राणु। शुक्राणु मीन्स क्या है? सप्रम है, मेल में होता है। ये आपको सभी को ज्ञात होना चाहिए। कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं अंडाणु शुक्राणु से। ये अंडाणु है, ये मादा में होता है, फीमेल में होता है, फीमेल में। अब एक मादा का एक अंडाणु लिया, उसमें यह जो केंद्रक है इसको निकाल देंगे। इसको क्या बना देंगे? केंद्रक विहीन बना देंगे, केंद्रक विहीन कर देंगे इसको। केंद्रक विहीन मीन्स क्या है? न्यूक्लियस लेस कर देंगे, न्यूक्लियस लेस। तो इसमें माइटोकॉन्ड्रिया निषेचन में भाग लेगा। अब अंडाणु, ठीक है। ये भी अंडाणु था, लेकिन क्या था? ये अंडाणु था, ओवम था ये, लेकिन क्या? केंद्रक विहीन है। क्या है? केंद्रक विहीन है। तो इसमें आप देखोगे केवल कौन गया है? माइटोकॉन्ड्रिया गया है। वैसे तो माइटोकॉन्ड्रिया में भी डीएनए होते हैं, लेकिन जो जिससे माइटोकॉन्ड्रिया लिया होगा उसके कुछ डीएनए जाएंगे, लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया में जो डीएनए है वो कम होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर डीएनए कम होते हैं। ज्यादा डीएनए तो हमारे क्या किस में होते हैं? न्यूक्लियस में होते हैं। किस में होते हैं? न्यूक्लियस में। अब अंडाणु व शुक्राणु दोनों के डीएनए निषेचन में भाग लिया है, इसका तो केवल माइटोकॉन्ड्रिया उपयोग किया है। क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया उपयोग किया। इसी वजह से इसको बोला जाता है 3 पेरेंट्स चाइल्ड बेबी। तो 3 पेरेंट्स से बेबी उत्पन्न हुआ है। क्या है? 3 पेरेंट्स चाइल्ड बेबी। तो इसलिए हम देखते हैं इनमें क्या होता है? इनमें हम कह सकते हैं, ये ध्यान रखना, इनमें गुण माता पिता इसके गुणसूत्र लिख देते हैं सीधे। इसके गुणसूत्र माता पिता के समान ही होते हैं। इसके गुणसूत्र इससे होने वाले बच्चे के गुणसूत्र माता पिता के समान होते हैं। माता पिता के समान होते हैं, के समान होते हैं। ये लिखवाने की जरूरत नहीं है। देखो आपको कि इसमें एक अंडाणु लिया जाएगा जो केंद्रक विहीन होगा, शुक्राणु अंडाणु माता पिता के लिए जाएंगे, एक अंडाणु दूसरा केंद्रक विहीन लिया जाएगा और वह निषेचन में भाग लेगा। निषेचन में भाग लेने के बाद में जो होने वाली संतान होगी
उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया जाएगा। माइटोकॉन्ड्रिया में कुछ मात्रा में डीएनए होते हैं और इसी वजह से कुछ मिलते जुलते डीएनए बच्चे में चले जाएंगे। इतना लिखने की कोई जरूरत नहीं है। लगभग इसमें क्या होता है, इससे होने वाले बच्चों के गुणसूत्र माता पिता के समान होते हैं। समान इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि थोड़ा बहुत अंतर आएगा, लेकिन आनुवंशिक रूप से वो क्या होते हैं, समान होते हैं बिल्कुल। इससे होने वाले बच्चे के गुणसूत्र, या हम ये लिख सकते हैं अर्थात आनुवंशिक रूप से माता पिता के, अर्थात आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान। आनुवंशिक मीन्स क्या है, जेनेटिक। आनुवंशिक रूप से माता पिता के समान, माता पिता के समान, ठीक है। आनुवंशिक मीन्स क्या है, जेनेटिक्स। बिल्कुल माता पिता के ही मिलेंगे, थोड़ा सा अंतर मिलता है, लेकिन आप देखोगे कहीं पर भी उतना अंतर लिखा नहीं मिलेगा कि भी इतना अंतर होता है, माइटोकॉन्ड्रिया भी चला गया साथ में, इस तरह से नहीं लिखा मिलेगा कहीं पर। क्योंकि मैं यदि वो लिखवा दूंगा कि थोड़ा अंतर होता है, कहीं आप पढ़ के आओगे और मुझे कहोगे मास्टर जी आप तो ये कह रहे थे कि थोड़ा बहुत अंतर होता है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, तो आप ये टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं। इस तरह से लिखा मिलता है सभी जगह। ले सिंड्रोम पता चल गया, 3 पेरेंट्स चाइल्ड बेबी का पता चल गया आपको, ठीक है। आगे शुरुआत कर देते हैं, एक बार इसको देख लो आप। लिख दिया हुआ, आगे देखें। देखो अगला क्या है हमारा, क्या तकनीक है अगली। आपने एक सुना होगा सुरोगेट मदर। सुरोगेट मदर, सरोगेसी माता। सरोगेसी माता क्यों, मुझे थोड़ा सा इसमें अभी जो शाहरुख खान की बात आ रही है, तो शाहरुख खान का जो एक पुत्र है वो सरोगेसी मदर से लिया गया है, तो इसलिए मुझे थोड़ा सा, मैंने कहा देखो ये टॉपिक भी किस समय पर पढ़ा रहा हूँ मैं, इसी मतलब कई बार ये चांस होता है कि सलमान खान वर्तमान, शाहरुख खान है वर्तमान में चर्चाओं में है, तो इसके जो 3 पुत्र हैं, शायद 3 होंगे, जो लास्ट का पुत्र है तो वो सरोगेसी मदर से लिया हुआ है। क्या होता है सरोगेसी मदर, मास्टर जी जरा बताओ। देखो सरोगेसी मदर होता क्या है ये आपको जानना है। देखो वैसे तो ये तकनीक है, सही है, लेकिन इसके लिए बहुत ही जटिल कानून बनाए हैं सरकार ने, पहले कानून नहीं थे। अब देखो समस्या क्या रहती है मादाओं में। मानो किसी मादा का गर्भाशय खराब हो, मादा का गर्भाशय खराब हो, मतलब गर्भाशय ही खराब हो गया तो बच्चा कैसे पलेगा, सिंपल सी बात है। मतलब गर्भाशय ही नहीं है, तो ब्रिटेन में हाल ही में गर्भाशय ट्रांसप्लांट किया था, एक लड़की को गर्भाशय खराब था, गर्भाशय था ही नहीं, बच्चा कहाँ पलता है, भ्रूण पूरा पूरा गर्भाशय में पलता है। फिलिपिन ट्यूब में तो अंडाणु शुक्राणु की मुलाकात तो हो जाएगी, लेकिन गर्भाशय में तो पलेगा ना बच्चा, गर्भाशय तो होना चाहिए। अब गर्भाशय खराब है तो वह माता कभी भी जीवन भर में वह माता नहीं बन सकती। तो इसलिए तो, और जो माता है, जो लेडीज है, जो माता है, जो बहन है, जो भी है, तो जो माता नहीं बन पाई उसके लिए समाज में थोड़ा सा उसके लिए मुश्किल हो जाता है रहना। जो वर्तमान में अपना जो समाज है उसका दृष्टिकोण है, उसका एटीट्यूड है, उसका सोचने का एटीट्यूड अलग है। कहा कि ये माता नहीं है, भांजपन है, ये भांज महिला है, तो इसलिए उसको ताने से मार देते हैं। और जिसके संतान भी नहीं होती उसको भी ताने से मार देते हैं। जैसे मुझे ना लोग हैं, बिल्कुल मैं सभी से बिल्कुल दिल प्रेम से रहता हूँ, और मुझे कई लोग हैं, मैं पूरा बिजी शेड्यूल होने के बाद में कई लोग मुझे पर्ची कटवाने के लिए भी भेज देते हैं, कहा कि पर्ची कटवा के आ हॉस्पिटल के अंदर। तो मैं हॉस्पिटल के अंदर पर्ची कटवाने भी चला जाता हूँ कई बार। जैसे अपना जो स्टाफ ना हो एकेडमी में, तब भी वो और काम में लगाओ, तो पास में हॉस्पिटल है ही अपने, जो बस स्टैंड पे जो अपना एकेडमी है, तो उसमें हॉस्पिटल आसपास में खूब, तो वहाँ पर मैं चला जाता हूँ कई बार। तो उसमें जो कोई किसी की पर्ची कटवाने आया हूँ तो उसके साथ में फिर मैं जा भी आता हूँ, डॉक्टर से मिल भी आता हूँ, उसके साथ में भी आप चले जाओ, जिसे थोड़ा डॉक्टर है वो सुन ले, तो आसपास के डॉक्टर भी अच्छी तरह से जानते हैं भी ये अपना संस्थान इम्पैक्ट एकेडमी, ठीक है। तो इस रूप से मैंने एक पेरेंट्स देखा, तो उसमें क्या था, जो पति पत्नी आए हुए थे, तो उसमें वो पत्नी इतनी डेविटेड लगी मुझे, और उसका पति भी साथ में था। उसमें वो कुछ उनका ऐसा सिस्टम था, उसकी बहन वो माता नहीं बन सकती थी,
तो उसके लिए माता बनने की प्रक्रिया शायद उसने शुरू करवा के, मतलब एग्जैक्ट उसने बताया नहीं, लेकिन वो ये था कि वह उसके लिए बलिदान दे रही है, मतलब उसका शिशु है उसके पेट में पल रहा है, तो इसका मतलब गर्भाशय खराब है, तो इसलिए इस रूप से है। तो लेकिन भारत में क्या क्या यदि किसी की बहन, यदि किसी महिला की बहन है, वो मां नहीं बन सकती हो, क्या उसकी जगह पर वो उसके बच्चे को पाल सकती है? हाँ पाल सकती है, कानून है, पाल सकती है। अब क्या था इस कानून का, कैसे फायदा उठाया, देखना समझना। यदि गर्भाशय खराब है, एक तो मैंने बताया कि ये स्थिति हो, दूसरा क्या स्थिति हो, शारीरिक रूप से इतनी कमजोर हो महिला, शारीरिक रूप से कमजोर हो महिला, क्या हो, देखो महिला का ही गर्भाशय खराब हो, शारीरिक रूप से कमजोर हो, मतलब बच्चे को पाल नहीं सकती हो, कमजोर हो, ठीक है, शारीरिक रूप से कमजोर हो। तीसरा, गर्भाशय का आकार छोटा हो, 7 मासा 6 मासा बच्चा गिर जाता है पेट में से, गर्भाशय यूट्रस है का आकार छोटा हो, गर्भाशय का आकार छोटा हो, छोटा हो, ठीक है। और मोस्टली है ये समस्या मादा में रहती है। अब देखो भारत में क्या था, पहले तो ये बता दूं मैं आपको भारत में क्या क्या होता था, वो हम बाद में चर्चा करेंगे। सुरोगेट मदर में क्या है, होता क्या है सुरोगेट मदर में, यदि यदि कोई माता, किसी माता में कोई समस्या है, इस तरह की कोई समस्या है, कोई माता अपने माता माता अंडाणु अंडाणु व शुक्राणु, शुक्राणु किसका, मेल का शुक्राणु, कभी सोचो कि यह भी मादा में होता है, शुक्राणु का, अंडाणु व शुक्राणु, यहां पर मैं माता पिता लिख देता हूं, माता, यदि कोई माता पिता अंडाणु व शुक्राणु का टेस्ट ट्यूब में युग्मनज कराकर दूसरी माता के गर्भाशय में रखवा दे, दूसरी माता के, युग्मन मीन्स क्या, जायगोट, दूसरी माता के गर्भाशय में रखवा दे, दूसरी माता के गर्भाशय में रखवा दे, तो दूसरी माता के गर्भ को सरोगेट या गर्भ को बाड़े की कोख कहते, बाड़े की कोख। ये देखो बाड़े की कोख मीडिया के द्वारा नाम दिया हुआ है, तो प्रचलन में आ गया, बाड़े की कोख कहते हैं, मीडिया ने नाम दिया इसका, कहते हैं। और उस माता को सरोगेसी माता कहते हैं, माता को सरोगेसी माता कहते हैं, क्या बोलते हैं, सरोगेसी माता, उस माता को क्या बोलते हैं, सरोगेसी माता कहते हैं। उस माता को क्या बोलते हैं, सरोगेसी माता, ठीक है। अब समझना थोड़ा सा, माता को क्या बोले, जो शाहरुख खान का तीसरा पुत्र है, तो वो कैसे लिया गया था, अंडाणु व शुक्राणु है वो शाहरुख खान के और गौरी खान के थे, ठीक है, अंडाणु गौरी खान का और शुक्राणु क्या है, वो शाहरुख खान से लिया गया, और किसी दूसरी माता के गर्भाशय में रखवा दिया, ठीक है, मतलब जो वहां पर काम करती थी। तो क्यों रखवाया, कहा कि मेरा, उनके तो बिल्कुल ठीक था, बिल्कुल कंडीशन सही है, तो आपने 2 पुत्र जब लिए हैं तो तीसरे पुत्र लेने में क्या दिक्कत है, कहा कि फिगर खराब हो जाएगा, मतलब फिगर खराब हो जाएगा, क्योंकि बच्चे को 9 महीने पालना, और ये फिर उसमें क्या है, कहा कि दिक्कत होती है, तो इस तरह से उनका व्यवहार था।
तो अब देखो, आप ये सोचते होंगे कई जो बिल्कुल ही इस रूप से वो ये सोच लेंगे फिर क्या बात हो गई, सही है, मतलब कईयों का वजन है बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, दिक्कत हो जाती है, तो ऐसे ही कर लेना चाहिए। नहीं, यह है इथिकल नहीं है। बायो इथिक्स जो आईएएस के अंदर एक सब्जेक्ट जोड़ा गया है, तो बायो इथिक्स में ये पढ़ाया जाता है कि जो इथिकल रूप से जो देश में सही नहीं है, तो वह धीरे धीरे उस समाज को खा जाएगा, देश को खा जाएगा, मानव को खा जाएगा, मानव सभ्यता को खा जाएगा। बायो इथिक्स ये कहता है। फिर तो इसका मतलब क्या है, ह्यूमन जीनोम जो प्रक्रिया जो चल रही है, या हम ये कहें फिर तो लादेन है वो अपने पुत्र बना लेगा, और माता पिता कितने पुत्र बना ले, और उसके माता पिता नहीं होंगे तो फिर वो कितने ही व्यक्तियों को मार दे। क्योंकि देखो क्या रहता है, जो ह्यूमन नेचर क्या होता है, यदि किसी के किसी रूप से, जैसे आपने एक फिल्म देखी होगी चींटी चींटी नाम था, जो साउथ का एक्टर रजनीकांत, रजनीकांत में बनाया रखा था कि क्लोनिंग बना दी। क्लोनिंग फिर तो क्लोनिंग को अलाउड कर देना चाहिए देश में, पशुओं में तो है ही क्लोनिंग अलाउड, तो मानव के लिए भी क्लोनिंग अलाउड कर दे, तो क्लोनिंग की प्रक्रिया हो जाएगी। ये तो बिल्कुल धीरे धीरे आगे देखो उसका क्या नुकसान रहता है, उसका ये नुकसान रहता है यदि आप फिर आगे आगे इसका दुरुपयोग होना शुरू हो जाएगा, फिर क्लोनिंग जैसी प्रक्रिया भी आने लगी, और क्लोनिंग जैसी प्रक्रिया आ गई तो मानव है वो थिक्स वाला नहीं होता, उसके अंदर है कुछ चीजें हैं जो मानव में होनी चाहिए। जैसे आपको ये हो जाए कि आप है, आपके माता पिता नहीं है, और आप किसी समाज के साथ में नहीं जुड़े हुए हो, और एक तरह से आपको इस रूप से लैब के अंदर ही पाला जाए, और तब आपके अंदर बहुत सारे गुण विकसित नहीं होंगे, और फिर आप आसानी से आपको एक आतंकवादी के रूप में आसानी से उपयोग किया जा सकता है। जिसके जो आतंकवादियों का भी क्या किया जाता है, ब्रेन वॉश किया जाता है कि जन्नत है, ये है, आपको हूर मिलेगी 72 जन्नत हूर, इस तरह के उसको ट्रेंड किया जाता है, माइंड वॉश कर दिया जाता है, परिवार से कट कर दिया जाता है, और माइंड वॉश करके उसको बम बांध के और ह्यूमन बम बना के बीच में भीड़ के बीच में छोड़ दिया जाता है। तो इसी तरह से उसको ह्यूमन बम बनाने में बिल्कुल आसानी रहेगी, जिसके माता पिता नहीं है, क्लोनिंग से तैयार किया हुआ है। तो इस रूप से आप देखो इसमें सरकार ने क्या कर दिया कि ऐसे होगा कि जिस माता का गर्भाशय खराब हो, शारीरिक रूप से कमजोर हो, कि वह बच्चे को पालेगी तो डॉक्टर लिख के देगा कि शारीरिक रूप से कमजोर है, ये बच्चे को पाल नहीं सकती, गर्भाशय का आकार छोटा है, बच्चा विकसित नहीं होगा, और वह मादा अपने रिलेटिव के यहाँ पर, अपने रिलेटिव के यहाँ पर ही गर्भाशय के अंदर अपने रिलेटिव का ही बच्चा पाल सकती है। तो इस रूप से वो क्या है, बुआ का, मानो जैसे किसी पुरुष का, यदि किसी पुरुष है, कोई पुरुष है, उसकी पत्नी का गर्भाशय सही नहीं है, तो वह अपनी जैसे भाभी के यहाँ पर, या बुआ मामा फूफा, मतलब उसके यहाँ पर कोई महिला हो जो बुआ के लड़के की वाइफ हो, इस रूप से, तो उसके यहाँ पर गर्भाशय के अंदर बच्चे को पाल सकते हैं, उसी को बोलते हैं सरोगेट मदर। और इस तरह से सरकार ने कई कानून इसमें पारित किए हैं। तो पहले भी मनमोहन सरकार के अंदर भी कानून बनाया गया था, लेकिन बहुत सारे लोग क्या आते थे, कनाडियन आते थे, और यहाँ पर बिहार के अंदर है 2-2 लाख रुपए में कोख लेके, और यहाँ पर बच्चे को पालते थे, आते थे 2, फिर 9 महीने के बाद में तीसरा और ले जाते थे, कहा कि ये कौन, कहा कि ये तो मेरा यहाँ सरोगेट मदर से पाला हुआ था। तो इस रूप से यह बहुत ही गलत हो जाता है देश में, ऐसे ऐसे फिर समस्या उत्पन्न हो जाती है। ठीक है, तो ये था हमारा माता पिता अंडाणु व शुक्राणु को टेस्ट ट्यूब में युग्मज कराकर दूसरी माता के गर्भाशय में रखवा दे, तो दूसरी माता के गर्भ को बाड़े की कोख बोला जाता है, और उस माता को क्या बोला जाता है, सरोगेसी मदर, और उसमें रिलेटिव के यहाँ पर ही सरोगेसी मदर अलाउड है। तो इस रूप से कोई दूसरा विदेशी है भारत में आकर वह कोख अब खरीद नहीं सकता, और फिर तो क्या हो जाएगा, जो विदेशी है वो भारत को एक अड्डा बना लेंगे, 2-2, 3-3 लाख रुपए देंगे, और उस रूप से वहां पर बच्चा पलेगा। बच्चा पल गया तो ठीक है, सही पैदा हो गया तो ले जाएंगे उसको, और सही पैदा नहीं हुआ तो ये खतरा भी हो सकता है कि उस माता की डेथ हो जाए। तो इसी वजह से भारत सरकार ने इसको बैन किया गया है। तो ये ध्यान रखना, इसमें सरोगेट मदर में तो पेरेंट रूप से, आनुवांशिक रूप से माता पिता का ही बच्चा रहता है, ये ध्यान रखना। इसमें इससे होने वाला शिशु, इससे होने वाला शिशु 100% शिशु होने वाला शिशु 100% आनुवांशिक रूप से माता पिता, आनुवांशिक रूप से
माता पिता से मिलता है, 100% मिलता है, माता पिता से मिलता है। उसने तो केवल कोख में पाला है उसमें, ठीक है। लेकिन वर्तमान में अब ऐसी भी तकनीक आ गई है, जैसे मैं आपको बताते बताते बीच में रुक गया था, जो ब्रिटेन के अंदर है एक माता ने गर्भाशय को अपनी बेटी को दिया और ट्रांसप्लांट कर दिया। तो गर्भाशय ट्रांसप्लांट की भी टेक्निक है, धीरे धीरे आ जाएगी यूट्रस ट्रांसप्लांट करने की टेक्निक, ठीक है। ये था हमारा सरोगेट मदर। अब छोटा छोटा एक दो पॉइंट और बचता है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि जो टेस्ट ट्यूब बेबी की खोज की थी, किसने की थी? एडवर्ड स्ट्रेप्टो ने 1978 में। एक तो ये पॉइंट बताना था मैंने, जो टेस्ट ट्यूब बेबी के बारे में हम जानते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी, टेस्ट ट्यूब बेबी का मैंने बता दिया था आपको वैसे तो कि क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी। तो व्यक्ति कौन थे? एडवर्ड व स्ट्रेप्टो। कौन थे? एडवर्ड व स्ट्रेप्टो, 1978 में इसकी खोज, इसकी खोज एडवर्ड व स्ट्रेप्टो ने की, ने 1978 में की। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। इसके लिए इनको नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। और पहला टेस्ट ट्यूब बेबी पूछ ले तो लुइस ब्राउन थी, महिला थी, ठीक है। पहली टेस्ट ट्यूब बेबी मैं कल बता रहा था आपको लुइस ब्राउन के बारे में। लुइस ब्राउन महिला थी, है ना। ठीक है। और भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी की बात करें, भारत में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी कनुप्रिया अग्रवाल, बेबी कनुप्रिया अग्रवाल। इसको दुर्गा नाम दिया गया था शुरू में, दुर्गा नाम दिया गया था, और नाम फिर इसका क्या है? कनुप्रिया अग्रवाल। अब भी देखोगे, अब भी है, जीवित है ये दुर्गा अग्रवाल। गूगल पे सर्च करोगे तो मिल जाएगा, दुर्गा अग्रवाल। भारत में पहली टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा अग्रवाल थी। किसने जन्म करवाया था? डॉक्टर, कलकत्ता के डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने। मुखर्जी भी बोला जाता है, ठीक है, सुभाष मुखर्जी ने। मुखोपाध्याय भी मिल जाएगा आपको कहीं पर, कई जगह है मुखोपाध्याय। मुखर्जी और मुखोपाध्याय एक ही बात है। जैसे रविंद्रनाथ टैगोर है तो ठाकुर भी बोल देते हैं, वही बात है ना। सुभाष मुखोपाध्याय, कलकत्ता के डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय ने जन्म करवाया था। जब डॉक्टर साहब ने जन्म करवाया तो इसका बहुत ही ज्यादा विरोध हुआ। इतना ज्यादा विरोध हुआ था कि इस डॉक्टर ने, बेचारे ने आत्महत्या कर ली थी। आप ये देखो तो विश्व में, आप देखो विश्व में दूसरे नंबर पर जो टेस्ट ट्यूब बेबी है वो भारत में हुआ था। लगभग ये, जो आप गूगल पे देख लेना थोड़ा सा, लेकिन मुझे जहां तक ध्यान है एग्जैक्ट ही होगा, 3 अक्टूबर 1978 की बात थी। 3 अक्टूबर 1978 की बात है। तो आप ये देखो 1978 में तो क्या है, इसकी खोज किसने की? एडवर्ड स्ट्रेप्टो ने की थी 1978 में। और ये लगभग है 3 अक्टूबर 1978 की बात मिलेगी है। तो डॉक्टर ने जन्म करवा दिया भारत के अंदर दुनिया का दूसरा टेस्ट ट्यूब बेबी। कहां पर? भारत में। और कितनी बड़ी सफलता। और डॉक्टर का विरोध किया, इतना विरोध किया, घर से बाहर नहीं निकलने दिया। और डॉक्टर के विरोध करते करते डॉक्टर के घर के दरवाजे, शीशे वो तोड़ दिए गए। मतलब इस तरह से पत्थरबाजी हुई डॉक्टर के घर पर। इतना बुरा हाल हुआ, डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। और इस पर एक मूवी बनी थी, एक डॉक्टर की मौत, फिल्म देखना।
तो मतलब इतना साइंटिफिक व्यक्ति, और मतलब भारत के अंदर उसको मार दिया गया, पत्थरबाजी कर दी, और उसको आप देखो इसके साथ में इतना बुरा व्यवहार किया गया। इतने टॉप साइंटिस्ट, दुनिया के टॉप साइंटिस्ट भी इससे भय खाते थे कि कभी ये इतनी ज़्यादा रिसर्च कर दे। तो और दुनिया के डॉक्टरों के पास में क्या क्या तकनीक थी, और भारत के डॉक्टरों के पास में कुछ तकनीक न होते हुए भी इसने अपने माइंड से और अपने जब इसके बारे में बात की तो ये उससे उनसे पहले भी लगा हुआ था। तो और डॉक्टर ने आत्महत्या कर ली। क्योंकि कोई व्यक्ति है समाज के लिए कि इतना बेहतर काम कर रहा हो, और फिर उसके बाद में उसका विरोध होने लगे और जनता वो साथ भी ना आए, तो बहुत ही गलत रहता है, बहुत ही गलत। कि आप ये देखो फिर उस आदमी को आत्महत्या करनी पड़ती है। भारत में जो लोगों की भावनाएं हैं इतनी खराब रहती है। आप देखो भगत सिंह है, भगत सिंह ने जो फांसी खाने का निर्णय कब क्यों लिया था, क्योंकि भारत के लोगों में वो जागृति उत्पन्न नहीं हो रही थी। तो क्योंकि भारत के लोग ऐसे लोग हैं, जब कुछ चीज़ें ऐसी हो जाए तभी उसके समय पर उसकी उनकी आत्माएं जागती हैं, और वैसे एक्टिव नहीं रहते। तो इसी वजह से भगत सिंह ने यह निर्णय लिया था कहा कि आप ये मत सोचना कभी कि भगत सिंह जब जाते थे कहीं पर लोग एकत्रित हो जाते थे, लाखों की भीड़ इकट्ठी हो जाती थी, नहीं। तो इकट्ठी नहीं होती थी लोग, भगत सिंह की भावना समझते ही नहीं थे। आप वर्तमान में कई लोग टी शर्ट पहन के और भगत सिंह की और सुट्टा लगाते हैं, बीड़ी का सुट्टा लगाते हैं, ड्रिंक करते हैं, भगत सिंह टी शर्ट पहन के लड़कियों को छेड़ते हैं, तो वो कहीं ना कहीं भगत सिंह की आत्मा को दुख भी पहुंचा रहे हैं। तो भगत सिंह बहुत ही ज़्यादा वैचारिक व्यक्ति था, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह ये बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव व्यक्ति भी थे, और लोग हैं इनकी भावना को समझते भी नहीं थे। महात्मा गांधी जब जाता था लोग हैं बिल्कुल पैरों में गिर जाते थे, और लोग लोग भीड़ इकट्ठा होती थी। लेकिन भगत सिंह के विचार हैं जो इतने प्रबल थे, इतने मजबूत थे, इतने स्ट्रोंग थे, और वो बलिदान मांगते थे, बलिदानी मांगते थे। इसी वजह से उसके लिए लोग इकट्ठे नहीं रहते थे, बहुत कम लोग उसके साथ में आते थे उस समय पर। तो उसने तब ये निर्णय लिया था कि क्यों नहीं इनकी आत्मा को झकझोरा जाए। तब डॉक्टर ने आत्महत्या की तो फिर लोग इकट्ठे हुए, कहा ये तो बहुत गलत है, ये तो बहुत गलत हुआ है, इन्होंने ऐसे नहीं किया, सरकार ने सुरक्षा नहीं दी। तो इस तरह से बहुत सारी बातें, अब जो व्यक्ति चला गया है उसके बाद में कहते रहो कुछ। तो इस तरह से डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय की ये स्टोरी थी, और दुनिया में सबसे टॉप साइंटिस्टों में से एक साइंटिस्ट है डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय। और इसी तरह से हमारा जो टॉपिक है, जो आज का टॉपिक है, यहाँ ही ख़त्म होता है, और हमारा रिप्रोडक्शन सिस्टम है ये कंप्लीट हो गया। तो कल हम जो करेंगे, जो अगला टॉपिक करेंगे, जो ब्रेन होगा या जो भी होगा, अगला टॉपिक हम देखेंगे, ठीक है, अगली क्लास में। ठीक है, बेस्ट विशेष, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद, वंदे मातरम।